टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसे कहते हैं? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अभी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात हो रही है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ द रिएक्शन विच इज़ ओकर थ्रू एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी की वजह से हो उस रिएक्शन का नाम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और ये एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी क्या करता है? ये एंटीबॉडी हमारे जो सेल हैं या टिश्यू है, इस पर जो रिसेप्टर मौजूद है डायरेक्ट इस पे जाके क्या कर देता है? फेगोसाइटोसिस कर देता है। देखिए, ये इंतज़ार नहीं करता है, ये सीधा क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस कर देता है बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की मौजूदगी में। अगर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में ये क्या करता है? ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस काज करता है और फेगोसाइटोसिस कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्सोनाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पर बाइंडिंग होगी और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है फिर उसका क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होगी। तो एंटीबॉडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एंटीबॉडी, यहाँ पर हमारे पास सर्कुलेटिंग सेल्स जितने भी हैं, सर्कुलेटिंग सेल्स कौन से हैं? सर्कुलेटिंग सेल्स लाइक आरबीसी, लाइक प्लेटलेट्स। आरबीसी और प्लेटलेट्स की ऑटो एंटीबॉडी इसके ऊपर मौजूद हैं और यही ऑटो एंटीबॉडी जो इस पर मौजूद हैं, या तो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फैक्टर मौजूद है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स के साथ ऑटो एंटीबॉडी मौजूद है। तो ये ऑटो एंटीबॉडी जब एक्टिवेट होंगी तो ये इन्हीं सेल को क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय करेंगे कि नहीं करेंगी। और इसके साथ साथ बाकी रिमेनिंग जो सेल्स हैं, जो रिमेनिंग टिश्यू है, जो टारगेट रिमेनिंग सेल्स हैं और रिमेनिंग टिश्यू हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी डायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन करके फेगोसाइटोसिस करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के साथ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के साथ फेगोसाइटोसिस काज होती है और ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की मदद से होता है। कुछ सर्कुलेटिंग सेल्स हैं लाइक आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें क्या मौजूद है? आरबीसी और प्लेटलेट्स में हमारे पास क्या मौजूद है? अपनी ऑटो एंटीबॉडी मौजूद है और यही ऑटो एंटीबॉडी हमारे पास जब अगेंस्ट ऑन सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म हुई, सेल्फ टॉलरेंस ख़त्म होने के बाद ये अगेंस्ट ऑन सेल के ख़िलाफ़ ही काम करेंगी और ऑन सेल के ख़िलाफ़ ही क्या काज करेंगी? फेगोसाइटोसिस काज करेंगी। अभी जो फेगोसाइटोसिस है, कहा जाता है कि ये फेगोसाइटोसिस हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होता है, लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो डोनर का जो सेल्स हैं, डोनर कोई भी डोनर है अगर उसका सेल मौजूद है और रिसिपेंट जो है, इस रिसिपेंट में हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद होती हैं और ये एंटीबॉडी डायरेक्ट डोनर के सेल को अटैक करेंगी और उसके अटैक करने के साथ उसकी लाइसिस काज कर देंगी। तो यहाँ पर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक इस वे से करता है। नंबर 2, दूसरा जो है, हम बात करें हीमोलाइटिक डिजीज़। जितने भी हीमोलाइटिक डिजीज़ हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्कुलेटिंग के साथ ऑटो एंटीबॉडी होता है। तो ऑटो एंटीबॉडी अगर आरबीसी को कर रहा है तो हीमोलाइटिक क्या हो रहा है? हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। ये हेमोलाइटिक एनीमिया जो है, इसमें अपने ही सेल डेड हो रहे हैं, किसकी वजह से? एंटीबॉडी की वजह से। इसी तरह यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, उस कंडीशन का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलेसिस।
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस में क्या होता है, हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडी जो है ये अपने ही सेल के अगेंस्ट होती है। आईजीजी एंटीबॉडी अपने ही सेल के अगेंस्ट हो जाती है और हेमोलाइटिक काज कर देती हैं, ब्लड सेल की ब्रेकडाउन काज कर देती हैं। तो इसमें भी हमारे पास फेगोस, एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, एक हेमोलाइटिक डिजीज हुई, एंड नंबर थर्ड वन इज ड्रग्स रिएक्शन। तीसरा जो है हमारे पास क्या होता है, ड्रग्स रिएक्शन होता है। ड्रग्स क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं वो हमारे पास ड्रग्स प्रोटीन, जो एंटीबॉडी का प्रोटीन है ये क्या बना देते हैं, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाए, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो इस ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही ये क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे जिस सेल में ये बना है, जिस टिश्यू में ये बना है, तो वहाँ पर इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसकी ब्रेक डाउन होने के साथ ही यहाँ पर लाइसिस हो जाएगी। नंबर फोर जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा इन्फ्लेमेशन है जो किसकी वजह से होता है, नाम से जाहिर है जो हमारे पास एंटीबॉडी की वजह से होता है। जब एंटीबॉडी की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइक ये हमारे पास टिश्यू इंजरी कर दें। टिश्यू इंजरी का क्या मतलब है, टिश्यू इंजरी मैं बता चुका हूँ, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस काज कर दे, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस काज कर दे। इसके अलावा हमारे पास वैस्कुलर डैमेज कर दे इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगी तो उसमें ये क्या कर दे, वैस्कुलर डैमेज कर दे या टिश्यू में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर दे, तो उसका नाम एंटीबॉडी मेडिएटेड फेगोसाइटोसिस है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में होता है और डिफरेंट फॉर्म में ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, हिमोलाइटिक डिजीज़ हुए, ड्रग रिएक्शन हुए, एंटीबॉडी मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन हुए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक डिजीज़ है उसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। अभी माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी जो मौजूद है, हमारी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात हो रही है। एंटीबॉडी जो है डायरेक्ट जाएंगे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पर और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को क्या करेंगे इसके अगेंस्ट काम करेंगे और जो नॉर्मल ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो आगे हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे गया और इसने वो जगह ले ली और वो जगह लेने के बाद जो एसिटाइलकोलिन है वो पैक पड़ा हुआ है, वो आगे जा नहीं पा रहा, वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रांसमिशन है ये क्या हो गई, ये इनहिबिट हो गई। दूसरी कंडीशन है, एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है और दूसरी कंडीशन जो है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें भी एंटीबॉडी क्या करता है, उसमें एंटीबॉडी जाता है कहाँ को, थायराइड हार्मोन को, और थायराइड हार्मोन पे जाकर और वहाँ पर थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स को ओवर एक्टिव कर देता है। तो ओवर एक्टिव करने के साथ क्या बनेगा, ओवर एक्टिव करने के साथ हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन में ग्रेव डिजीज़ आ रहा है जिसमें एंटीबॉडी जा रहा है थायराइड हार्मोन के साथ और वहाँ पर रिसेप्टर को ओवर एक्टिव कर रहा है और हाइपरथायराइडिज्म काज कर रहा है। और माइस्थेनिया ग्रेविस ने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की ले ली, एंटीबॉडी जगह ले ली और वहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो इनहिबिट हो रहा है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंटीबॉडी के जरिए होता है। ये डायरेक्ट फेगोसाइट पर ऑप्सोनाइजेशन पहले करेगा कॉम्प्लीमेंट के सिस्टम के थ्रू, और जब अटैचमेंट हो जाएगी एफसी रिसेप्टर के थ्रू अटैचमेंट हो जाए या इसके अलावा हमारे पास आरबीसी ऑटो एंटीबॉडी है तो उसमें डायरेक्ट फेगोसाइटोसिस या तो न्यूट्रोफिल के ज़रिए से या हमारे पास मैक्रोफेजेस जो है वो डायरेक्ट लाइसिस करेगा, डिफरेंट मेडिएटर सिक्रेट करेगा ये आगे अपने आपस में जाके और उस मेडिएटर के थ्रू यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। तो आरबीसी और प्लेटलेट सर्कुलेटिंग की अपनी अपनी ऑटो एंटीबॉडी होती हैं और जब वो अपने ही अगेंस्ट हो, लाइक हेमोलाइटिक एनीमिया में ऐसे हो जाता है, अपने ही अगेंस्ट हो जाता है, तो वो हमारे पास टाइप 2 में आता है। इसके
इसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन डोनर से रिसिपेंट के दरमियान, हेमोलाइटिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट होगी, ड्रग रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या वेस्कुलर डैमेज हो जाता है और इसके साथ माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज़ इसमें आ जाते हैं।